जय हिंद प्यारे साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बड़े ही शानदार मुद्दे पर चर्चा करेंगे और वो मुद्दा है दोस्तों राजनीतिज्ञों की शैक्षिक योग्यता का। प्यारे साथियों, पंजाब और हरियाणा की जो संयुक्त हाई कोर्ट है उसने कहा कि सांसदों और विधायकों की शैक्षिक योग्यता तय होनी चाहिए। तो इसी के संबंध में ये न्यूज है, विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके अपडेट्स आपसे मिस नहीं होने चाहिए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं, उन लिंक्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा। और साथ में हमने कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कराया है, जहां पर आपके लिए डेली बेसिस पर 4 न्यूज़पेपर शेयर किए जाते हैं, जिसमें 2 हिंदी और 2 अंग्रेजी के होते हैं। और मुख्य रूप से हम जनसत्ता, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स को शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो मुद्दा है राजनीतिज्ञों की शैक्षिक योग्यता का मुद्दा, यानी कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हमारे माननीयों की शैक्षिक योग्यता का मुद्दा। जो सांसद विधायक अपने अपने क्षेत्र से चुनकर आते हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि उनका पढ़ा लिखा होना, ये कहा है पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट ने। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार इस मामले में संज्ञान लेते हुए कुछ इसी तरह की बातें कही होंगी। दोस्तों, अब ये मुद्दा हाईलाइट हुआ क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और तमाम न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि इस समय दोनों ही राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। तो इसी बहाने जो है राजनीतिज्ञों की शैक्षिक योग्यता का मुद्दा भी हाईलाइट हो गया। तो आइए इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि राजनीतिज्ञों की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल आप स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वीडियो स्वयं से सोचने पर मजबूर कर देगा। वैसे तो आप सब जानते हैं कि मैं मेनली करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियोस बनाता हूं। ये भी वीडियो करंट अफेयर्स का पार्ट ही है, लेकिन आपके ये जो वीडियो है आपको प्रीलिम्स में ना काम दे करके मेंस और इंटरव्यू के अंदर जरूर काम देगा, या फिर कोई सामान्य चर्चा कहीं इस मुद्दे पर चल रही है तो वहां पर इस मुद्दे पर बोलने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास ठीक ठाक कंटेंट जो है उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए आइए बात करते हैं राजनीतिज्ञों की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, इन सभी चीजों पर विस्तार पूर्वक बात करते हैं। दोस्तों, थंबनेल के साथ साथ आपको यहाँ स्क्रीन पर एक तस्वीर दिख रही है जिसमें हमारे नेताजी दिख रहे हैं, और नेताजी के नीचे की जो तस्वीर आप देखेंगे थोड़ा सा, तो इसमें ये संबोधित कर रहा है कि यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, इंजीनियर बनना है तो आईआईटीएन होना चाहिए, अगर आपको अच्छा वकील बनना है तो आपको एलएलबी किया होना चाहिए, आपको अच्छा कंपनी में अकाउंटेंट बनना है तो आपको चार्टर अकाउंटेंट यानी कि सीए की डिग्री हासिल होनी चाहिए या सीए का एग्जाम आपको पास किया होना चाहिए, और अगर आपको आईएएस या आईपीएस बनना है तो कम से कम आपको यूपीएससी की परीक्षा को क्वालिफाई करके जो है यहाँ पर अपनी योग्यता साबित करना पड़ता है। उसके बाद आपको देश के संसाधनों पर जो है एक बढ़त जरूर दी जाती है आम आदमी के अपेक्षाकृत। लेकिन जो हमारे सांसद, विधायक या ग्राम प्रधान होते हैं या जिला पंचायत सदस्य या अध्यक्ष होते हैं, इनकी शैक्षिक योग्यता का क्या, यानी कि इनकी शैक्षिक योग्यता का भी निर्धारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज का हमारा मुद्दा यही है, यानी कि माननीयों की शैक्षिक योग्यता। तो आई होप आपको मोटा मोटा एक ओवरव्यू जरूर प्राप्त हुआ होगा कि इस वीडियो के अंदर हम आखिर किस बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, वही चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन नेता बनने के लिए ऐसी कोई बंदिश ही नहीं है। पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले पर सुनवाई करते हुए इस अहम टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि क्या यह कानून की खामी है या शुद्ध राजनीति या दोनों। करीब 75 वर्ष पहले संविधान सभा में इस विषय पर बहस के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विधायकों और सांसदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय हो पाने पर खेद जताया था, तय न होना हो पाने पर खेद जताया था। पिछले 7 दशकों में
देश में कई सुधार हुए, लेकिन कानून बनाने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। एक तरफ कानून लागू करने वाले प्रशासकों की कड़ी प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा पास करनी होती है, वहीं कानून बनाने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता न होना एक विसंगति है। यह समावेशी लोकतंत्र की जरूरत, इसकी पड़ताल आज का अहम मुद्दा है। दोस्तों, आप सब ये बात तो भली भांति समझते होंगे कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो विधायिका का पार्ट होते हैं। विधायिका मेनली हमारे देश में कानूनों को बनाने के लिए उत्तरदायी होती है, और जो कार्यपालिका होती है उसमें आईएएस पीसीएस अधिकारी आते हैं जो विधायिका के बनाए हुए कानूनों को क्रियान्वित करते हैं, अर्थात लागू करते हैं। जब लागू करने वाले लोगों को इतनी कठिन परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है और अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है, तो नीतियों को बनाने वालों के लिए कोई कठिन परीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज आबादी के मामले में हम दुनिया के टॉप पर बैठे हुए हैं, तो हमारे लिए क्यों ये चीज नहीं होना चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी के लिए जो नियम और कानून बनाएगा वो क्यों नहीं शैक्षिक रूप से बहुत ज्यादा योग्य हो। क्योंकि देखिए, योग्य व्यक्ति रहेगा शैक्षिक रूप से, तभी उसको सामाजिक मुद्दों या नीतियों के संबंध में बहुत ज्यादा क्लियरिटी होगी, गंभीरता होगी, या डीपली उस चीज को एनालिसिस कर पाएगा और उसको ये समझ उसके अंदर विकसित होगी या होगी कि अर्थात जो कानून हम बना रहे हैं वो हमारे देश की जनता को लॉन्ग टर्म में किस तरह से इम्पैक्ट पहुंचाएगा, ये होना तो चाहिए। तो इसी सब मुद्दों की बातचीत जो है यहाँ पर हम कर रहे हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक आर्टिकल की मदद से बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, देश कैसे चलाएं, इस पर दोबारा सोचना होगा। ये आर्टिकल है त्रिलोचन शास्त्री जी का। आप संस्थापक अध्यक्ष हैं एडीआर व प्रोफेसर हैं आईआईएम बेंगलुरु के। आज हर क्षेत्र में विशेषज्ञता की जरूरत है। अधिकारी भी बदलते समय के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं। शासन में पढ़े लिखे और उत्साही लोगों के होने से मदद मिलेगी, लेकिन सिर्फ शिक्षा काफी नहीं है। जनसेवा के लिए प्रतिबद्धता भी जरूरी है। ये बात कर रहे हैं त्रिलोचन शास्त्री जी। अब ये पूरा आर्टिकल दोस्तों त्रिलोचन शास्त्री जी का है। इस पूरे आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा बातें आपको इस मुद्दे के संबंधित समझ में आएगी। तो चलिए ये आर्टिकल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कहा है कि पंजाब और हरियाणा की हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सांसदों और विधायकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय की जानी चाहिए। इससे पहले सन 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने दागी सांसदों और विधायकों पर फैसले में कहा था कि न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इस बात के समर्थन में है कि माननीयों यानी कि सांसद विधायकों की शैक्षिक योग्यता कम से कम न्यूनतम तो तय जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बात के लिए अफसोस जताया कि संविधान में विधायिका के सदस्यों के लिए शैक्षिक योग्यता तय नहीं की गई है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा और पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट ने भी इस जरूरत पर जो है बल दिया। दोस्तों, हम इस मुद्दे पर कई नजरिए से गौर कर रहे हैं। पहला ये नजरिया है हमारा कि इस योग्यता की तय न करने के पीछे क्या कारण है। क्या ये कारण आज भी वैध है? विश्व के दूसरे देशों में क्या होता है? वर्तमान लोकसभा में कितने सांसद शिक्षित हैं? 1950 में जब संविधान अपनाया गया था उस समय सांसदों विधायकों के लिए शैक्षिक योग्यता तय न करने का सबसे अहम कारण साक्षरता का स्तर बहुत कम होना था। इस बात की आशंका था कि अगर ऐसा किया जाता तो आबादी का बड़ा हिस्सा चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं रह जाएगा। ये उस समय तात्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से एक तर्क था इस संबंध में। हमने यह भी सुना है कि तमिलनाडु के असाधारण मुख्यमंत्री कुमारस्वामी कामराज ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की थी। उस समय शिक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी थी। तर्क यह था कि अगर सरकार एक बड़े तबके को शिक्षा मुहैया कराने के अपने कर्तव्य को पूरा करने में असफल रही तो लोगों को चुनाव में खड़ी होने से अयोग्य घोषित करके दंडित नहीं किया जा सकता है। वोटिंग के लिए पात्रता का मुद्दा इसी के करीब है। ठीक है दोस्तों, भारत ने आजादी के बाद ही सभी नागरिकों को वोट का अधिकार दिया था। इसके विपरीत दूसरे देशों जैसे अमेरिका में पहले श्वेत पुरुषों और संपत्ति का जो मालिकाना हक रखने वाले को ही वोट देने का अधिकार होता था अमेरिका के अंदर। और भारत के अंदर भी जब चुनावी प्रक्रिया धीरे धीरे अंग्रेजों ने शुरू की तो कुछ इसी तरह के मानदंड स्थापित थे। शैक्षिक योग्यता और संपत्ति का जो है एक योग्यता होनी चाहिए थी, तभी जो है आप
चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते थे या वोट डाल सकते थे। धीरे धीरे हालांकि निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार भारत में हुआ और सभी को आज वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट डालने का अधिकार दिया गया है। तो अमेरिका की यहाँ बात कर रहे हैं कि अमेरिका में भी पहले श्वेत पुरुषों को श्वेत पुरुष होना चाहिए था, यानी कि जो है निर्जातीयता के आधार पे, और संपत्ति का मालिकाना हक रखने वालों को ही वोट देने का अधिकार अमेरिका के अंदर रखा गया था। महिलाओं की अमेरिका की आजादी के लगभग 2 दशक बाद 20वीं सदी के चौथे दशक में वोट देने का अधिकार मिला, जो अमेरिका आज पूरी दुनिया में अपने शैक्षिक योग्य और विकसित होने का जो है दम्भ भरता है, उसमें भी महिलाओं की आजादी और महिलाओं के वोट के अधिकार को लेकर के बहुत पुराना इतिहास नहीं है। कुछ रूढ़िवादी लोग आज भी मानते हैं कि मतदाताओं के लिए न्यूनतम योग्यता की जरूरत है। विश्व के किसी भी देश में नेताओं के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं है। शायद ऐसा माना गया होगा कि अशिक्षित लोग नहीं चुने जाएंगे। भारत में 77% निर्वाचित सांसद स्नातक, सिर्फ 7 सांसदों ने 10वीं पास नहीं की। इसका मतलब है कि 98.7% निर्वाचित सांसदों ने 10वीं या इससे अधिक पढ़ाई पूरी की है। ये भारत का हाल है। हालांकि केंद्र सरकार के 15% मंत्री स्नातक नहीं है। भारत में शायद मंत्रियों के लिए योग्यता तय किए जाने की जरूरत है, क्योंकि यह कार्यकारी पद होता है। यहाँ पर आपको बहुत जरूरी है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं मंत्री, इसलिए मंत्रियों की कम से कम शैक्षिक योग्यता जो है तय की जानी बहुत जरूरी है। सवाल उठता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के पीछे उद्देश्य क्या है। इन टिप्पणियों का कारण यह है कि सबसे अच्छे लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं, इसलिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहे हैं। आज शैक्षिक योग्यता शायद राजनीति में मदद न करे, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने हाई स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है। संसद में आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों की संख्या काफी अधिक है। मौजूदा समय में आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों की संख्या 46% है और 2019 में जो है ऐसे सांसदों की संख्या 43% थी। यानी कि यहाँ पर आप जब देखेंगे तो लग रहा है कि आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि आपराधिक सांसद ज्यादा जो है संसद के अंदर पहुंच रहे हैं। और 2014 में ऐसे सांसदों की संख्या 34% थी। तो आप 2014, 2019 और 2024 के आंकड़ों को जब देखेंगे तो ग्राफ आपका ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा। इसे सही ठहराने के लिए कई तरह के चालाकी भरे तर्क दिए जाते हैं, लेकिन यह तथ्य है कि राजनीतिक दलों के नेता आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को टिकट देते हैं। ऐसा करना बंद कर सकते हैं। सिस्टम अपने आप को सही नहीं करेगा, इसके लिए नियमों या कानूनों में बदलाव की जरूरत है। क्षेत्र दर क्षेत्र आज दुनिया ज्यादा जटिल होती जा रही है। वित्तीय बाजारों में काफी अधिक विशेषज्ञता की जरूरत है। सही शिक्षा, अनुभव और कड़ी चयन प्रक्रिया के बिना लोग बैंक या वित्तीय संस्थानों की अगुवाई नहीं कर सकते। लेकिन वित्त मंत्री को किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये सोचने वाला सवाल है। आप थोड़ा सा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं कि आप क्या सोचते हैं कि देश का वित्त मंत्री पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो वित्तीय संस्थानों में अगुवाई कर रहे हैं लोग, उनको बड़ी बड़ी डिग्रियों और अच्छे स्कूल कॉलेजों से पढ़ा होना बहुत आवश्यक है और एक सर्टेन जो है योग्यता होनी जरूरी है। वित्त मंत्री ऐसे निर्णय ले सकता है जो पूरे वित्तीय तंत्र की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो है विधायिका का पार्ट है, कार्यपालिका का पार्ट है और जो पूरे देश के लिए नीतियां डिसाइड कर रहा है, उसका पढ़ा लिखा और डीपली बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड होना बहुत जरूरी होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून के लिए यह बात सही है। आमतौर पर मंत्री विश्वविद्यालयों में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों, डॉक्टरों और न्यायाधीशों की तुलना में कम पढ़े लिखे या अनुभवी हैं। यहाँ तक कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी ज्ञान के क्षेत्र में हो रही प्रगति और कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ कदम से कदम नहीं मिला पा रहे हैं। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी ही सभी सार्वजनिक मामलों, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, इंडस्ट्री, कृषि आदि में अहम भूमिका निभाते हैं। देश के लिए नीतियां बनाने के लिए उनको लागू करने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। बनाने से लेकर के लागू करने तक में अधिकारियों की बड़ी भूमिका होती है। हमें इस नए सिरे से इस पर गौर करना होगा कि देश का शासन कैसे चलाया जाए। निश्चित रूप से शासन में उत्साही और योग्य लोगों के होने से देश को मदद मिलेगी, लेकिन सिर्फ शिक्षा काफी नहीं है। जनसेवा के लिए प्रतिबद्धता जरूरी है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल बहुत बैलेंस्ड है। ये बात कर रहा है कि जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए और पढ़ा लिखा भी होना आवश्यक है। सिर्फ पढ़े लिखों में लोगों को
राजनीति में ला करके या सिर्फ पढ़े लिखे लोगों करके को बड़े बड़े पदों पर बैठा करके उनमें अगर प्रतिबद्धता नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ प्रतिबद्धता है और पढ़े लिखे नहीं है तो वहां भी कुछ न कुछ नुकसान जरूर होगा। तो इसलिए एकदम बीच के रास्ते यानी कि भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग की बात जो है लेखक आर्टिकल के अंदर कर रहे हैं। तो आई होप अभी तक आपको इस मुद्दे के संबंध में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि देश की लोकसभा के अंदर पढ़े लिखे सांसदों की संख्या या कितना कौन सा जो है परसेंटेज है, कौन से डिग्री धारक सांसद अधिक हैं लोकसभा के अंदर। आइए थोड़ा सा एक ग्राफ के माध्यम से उसको समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको नया संसद भवन बड़ा ही प्यारा तस्वीर के अंदर दिख रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बदल रही है संसद की तस्वीर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अफसोस जताया था कि इस मामले में कि संविधान सभा के अध्यक्ष ने इस सभा में बहस के दौरान सांसद और विधायकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय न होने पर अफसोस जताया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि मैं चाहता था कि विधानमंडल के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं तय की जाए। यह असंगत है कि हम कानून लागू करने वालों के लिए उच्च योग्यता पर जोर दें, लेकिन कानून बनाने के लिए कोई योग्यता नहीं सिवाय इसके कि वे निर्वाचित हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 18वीं लोकसभा में एक भी सांसद अशिक्षित नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 121 अशिक्षित उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन जनता ने ऐसे सभी उम्मीदवारों को नकार दिया। यानी कि जनता का भी मैंडेट कहीं न कहीं पढ़े लिखे लोगों की तरफ अधिक है। इसमें से कोई भी जीत कर संसद में नहीं पहुंच सका। भारत की संसद के इतिहास में यह एक बड़ी उपलब्धि है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ईडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा में 80% सांसद उच्च रूप से शिक्षित हैं और 543 सांसदों में से सिर्फ एक सांसद ने खुद को साक्षर बताया है, यानी कि शैक्षिक योग्यता बहुत कम है उनकी। 18वीं लोकसभा के सांसदों की शैक्षिक योग्यता का यहाँ पर ग्राफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि 543 कुल सांसद हैं लोकसभा के अंदर, उसमें से एक साक्षर है यानी कि न्यूनतम योग्यता, 2 हैं जो 5वीं पास हैं, 17 हैं डिप्लोमाधारी हैं, 4 हैं 8वीं पास हैं और 28 हैं पीएचडी धारक। इस लेवल की शैक्षिक योग्यता का होना सांसदों और विधायकों को सूट भी करता है। यानी कि आप अगर लोकसभा में जा रहे हैं तो आप कम से कम ग्रेजुएट तो रहिए, ये मतलब बहुत अच्छी बात होगी एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए। 147 सांसद स्नातक हैं, 147 ही परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 34 हैं जो 10वीं पास हैं, 65 हैं 12वीं पास हैं, 98 हैं जो स्नातक पेशेवर है। ठीक है, यानी कि स्नातक में कोई न कोई उनका पेशा है। 5% सांसदों के पास पीएचडी की डिग्री है, इसमें से 3 महिलाएं हैं, जो कि ठीक ठाक है, अच्छी बात है। लेकिन महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा के अंदर और बढ़ना चाहिए, जो कि निरंतर बढ़ भी रहा है, लेकिन और अधिक होने की आवश्यकता है, क्योंकि देश की आबादी का आधा हिस्सा जो है वो कहीं न कहीं राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व जो है लैक जरूर करता है, अगर महिलाओं का प्रतिशत जो है संसद के अंदर कम होता है तो। 22% सांसद 18वीं लोकसभा में कॉलेज नहीं गए। समय आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में कहा कि समय आ गया है कि सांसद और विधायकों के लिए न्यूनतम योग्यता तय करने जैसा जो है दूसरे क्षेत्रों में कानून होना चाहिए। हरियाणा पंचायत प्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है, यहाँ पर देख लीजिएगा। हरियाणा में पंचायत का अगर चुनाव लड़ना है आपको तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होना आवश्यक है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का प्रावधान किया है। हरियाणा में काफी अच्छा कार्य हुआ है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस संशोधन को चुनौती दी थी, लेकिन अदालतों ने संशोधन को बरकरार रखा। हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना बहुत जरूरी है। तो मुझे भी ऐसा लगता है, आपको भी क्या लगता है? आप इस कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आपको कम से कम प्रधान बनना है, ग्राम प्रधान, पंचायत का अध्यक्ष बनना है आपको, तो मिनिमम शैक्षिक योग्यता आपकी ये तो जरूर होनी चाहिए कि आप 10वीं पास हों। और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सामान्य वर्ग की महिला के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। अनुसूचित जाति की महिला के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 5वीं पास है, जो कि ये भी बहुत जरूरी है। फिलहाल ये डाटा जो है वो हरियाणा राज्य के विशेष संदर्भ में दिया हुआ है। तो आई होप आपको सांसदों और विधायकों की, सांसदों की खासकर लोकसभा के अंदर क्या शैक्षिक योग्यता है, ये इस पर एक जो है ऑथेंटिक डाटा जरूर आपको प्राप्त हुआ होगा।
दोस्तों करंट कंटेक्स्ट पर बात करने के बाद अब आइए थोड़ा सा हम इस मुद्दे को अपने तरफ से कुछ गंभीरता से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत में सांसदों और विधायकों की शैक्षिक योग्यता का जो मुद्दा है वो काफी महत्वपूर्ण और काफी विवादास्पद ही रहा है। वर्तमान में भारत के संविधान के अनुसार क्या बात की गई है, तो सांसदों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों और विधायकों यानी कि विधानसभा और विधान परिषद जिन राज्यों में है, के सदस्य के लिए किसी भी प्रकार की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा भारत का संविधान कहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सांसद या विधायक जो है उनकी शैक्षिक योग्यता कोई न्यूनतम हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। कोई भी भारतीय नागरिक जो अन्य आवश्यक योग्यताएं जैसे उम्र, नागरिकता आदि पूरी करता है वह चुनाव लड़ सकता है। भारतीय संविधान सिर्फ इतनी बात कहता है शैक्षिक योग्यता के संदर्भ में। दोस्तों अब आइए बात करते हैं कि क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्यों नहीं है इसकी बात करते हैं। तो क्यों नहीं है, तो भारतीय संविधान में इस बात पर जोर दिया गया कि जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह शिक्षित हो या नहीं, यदि जनता उसे अपना प्रतिनिधि चुनती है तो वह चुनाव लड़ने के योग्य है। यहाँ पर संविधान में आप जानते हैं कि समस्त शासन का स्रोत जो है भारतीय संविधान में जनता को ही माना गया है। तो इसलिए इस बात पर अधिक जोर दिया गया है कि अगर जनता किसी व्यक्ति को समझती है, चुनती है, तो वो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, ऐसा जरूरी है कि जनता अपने लिए जो है अपने निर्णय खुद ले। तो यहाँ पर संविधान ने जनता के ही ऊपर जो है शैक्षिक योग्यता का निर्णय कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आप अगर समझेंगे तो छोड़ा हुआ है। तो जनता अगर चाहे तो अपने सांसद और विधायक जो लोकसभा या राज्यसभा के अंदर या विधानसभाओं के अंदर भेजती है, वो चाहे तो ऐसा कह सकती है, एक जनमत आवाज उठे और कह सकती है कि हमारे जो प्रतिनिधि हों उनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पर दूसरा तर्क है कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहाँ अशिक्षित और अल्प शिक्षित जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है। यदि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता लागू की जाए तो समाज के उस वर्ग के लोग जिनकी शिक्षा सीमित है राजनीति में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में असंतुलन आ सकता है। बात तो सही है, संविधान ये बहुत अच्छी बात करता है, लेकिन ये जो बात दूसरी वाली है, दूसरा वाला तर्क उस तात्कालिक परिस्थितियों में फिट बैठता था, लेकिन आज देखेंगे तो भारत की काफी बड़ा तबका हो, चाहे SC/ST हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से आता हो, अब मिनिमम एजुकेटेड तो जरूर होने लगा है। हाँ, ये जरूर है कि हाँ अभी थोड़ा सा चीजें कम है, लेकिन आने वाले 10-20 वर्षों में जरूर एक शैक्षिक योग्यता जो है न्यूनतम जो है बनाई जा सकती है। यानी कि आने वाले 10-20 वर्षों में देश 2047 तक जो है विकसित राष्ट्र बन जाएगा और विकसित राष्ट्र के नागरिकों में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जरूर सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि सरकार विभिन्न तरह के प्रयास करती है। अब यहाँ पर आपने देखा कि शैक्षिक योग्यता क्यों नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे क्यों शैक्षिक योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए। तो आइए पहला तर्क देखते हैं। ये तर्क कहता है कि शासन और नीति निर्माण में निर्णय लेने के लिए शैक्षिक योग्यता महत्वपूर्ण हो सकती है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शिक्षित व्यक्ति अधिक जागरूक और समझदार हो सकता है, जो नीतियों के जटिल मुद्दों को समझने और हल करने में सक्षम हो सकता है। इस बात पर मैं भी जोर दूंगा, क्योंकि ये बात जो कही जा रही है वो बहुत सही कही जा रही है। भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की समस्याओं से निपटने में शिक्षित नेताओं की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उन्हें कानून, नियम और प्रक्रियाओं का बेहतर ज्ञान हो सकता है। तो यहाँ पर ये तर्क है कि क्यों नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर तर्क है कि शैक्षिक योग्यता क्यों होनी चाहिए। तो दोनों तर्क दिए हुए हैं। अगर आप मेंस वगैरह के एग्जाम के अंदर जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये दोनों तर्क जरूर देना होगा इस संबंध में। और अगर आप इंटरव्यू के अंदर किसी सवाल का जवाब दे रहे हो तो यहाँ पर भी आप एक बैलेंस अप्रोच के साथ अपने सवाल का जवाब जरूर दे सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे कि शैक्षिक योग्यता लागू न करने के पीछे तर्क क्या है। तो एक अच्छे नेता के गुण जैसे कि ईमानदारी, जनसेवा की भावना, लोकहित में निर्णय लेने की क्षमता केवल शैक्षिक योग्यता से तय नहीं की जा सकती। ये पहली जो है तर्क दिया जा रहा है शैक्षिक योग्यता लागू न करने के जो है समर्थन में। दूसरा तर्क है कि यदि शैक्षिक योग्यता को अनिवार्य कर दिया जाए तो ग्रामीण और गरीब तबकों के लिए राजनीति में प्रवेश को कठिन बना देगा, जबकि यह वही वर्ग है जो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व का हकदार है। ये भी बात सही है। ठीक है, ये दोनों जो है तर्क अपने आप में काफी मजबूत है, लेकिन बदलती परिस्थितियों के हिसाब से जो है ये तर्क कहीं न कहीं धुंधले आपको जरूर लगेंगे, क्योंकि धीरे धीरे
पूरे राष्ट्र की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा शैक्षिक रूप से जो है कैपेबल हो रहा है। और मैं चलो कहता हूँ कि आज 2024 चल रहा है, 2024 में आप न कीजिए तो कम से कम 2047 तक तो आप कर ही सकते हैं, जब ये सरकार जो वर्तमान में सरकार है वो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने जा रहा है। तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अवसर पर जरूर ये कानून बनाया जाना चाहिए 2047 तक, कि कम से कम हमारे नेता जो सांसद हो या विधायक हो, तो हमारे देश के नीति निर्धारण में इतनी बड़ी भूमिका का निर्वाह करते हैं, उनका पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर राजस्थान और हरियाणा में जैसे कुछ राज्यों में पंचायत के चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता लागू की थी। हरियाणा ने नियम लागू किया जो मैं आपसे बात कर चुका हूँ, लेकिन ये फैसला विवादित रहा है, कई लोगों ने इसे असंवैधानिक भी बताया। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में दोस्तों शैक्षिक योग्यता के मुद्दे पर विचार करना जटिल है। जहाँ एक तरफ शिक्षित प्रतिनिधि शासन के बेहतर प्रबंधन में सहायक हो सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ शैक्षिक योग्यता को अनिवार्य बनाना लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ भी हो सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि नेता जनता के हित में काम करें, चाहे उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो यहाँ पर यह आप निष्कर्ष मान सकते हैं, इस टॉपिक का निष्कर्ष यही होना चाहिए कि शैक्षिक योग्यता तो अनिवार्य हो, लेकिन अगर शैक्षिक योग्यता एकदम अनिवार्य हो गई तो ये लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ हो सकता है। महत्वपूर्ण ये है जनप्रतिनिधि के लिए, जननेता के लिए, कि उसे जनता के हित में काम करना आना चाहिए, चाहे उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। आप देश के बहुत बड़े बड़े राजनेताओं की बात कर सकते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सब समझते होंगे कि उन्होंने कम शैक्षिक योग्यता को लेकर भी देश के लिए बड़े बड़े और बहुत ही शानदार फैसले लिए हैं, जो देश को निश्चित तौर पर आज भी और आगे भी तरक्की के रास्ते पर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा मुद्दा जो माननीयों की शैक्षिक योग्यता के ऊपर था। आप इस पर क्या सोचते हैं, ये प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करवाएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये मुद्दे को आप समझिए, पढ़िए, बार बार वीडियोज को देखिए। वीडियो को देखने के बाद आपकी समझ जो है निश्चित तौर पर काफी बेहतर होती है, क्योंकि किताबी कंटेंट के साथ साथ मैं कुछ अपने भी इनपुट्स जरूर इसमें देता हूँ, जो आपको एक थिंकिंग क्रीचर बनाने के लिए, यानी कि सोचवान व्यक्ति बनाने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की